नमस्कार मित्रों। कल मैंने आप लोगों को भारतीय संविधान सभा की रचना यानी कैबिनेट मिशन योजना के बारे में और भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान की विशेषताएं बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि चूंकि जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ यह हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच सके। तो मित्रों, आज शुरू करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। इस विशेषता को बताने से पहले एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपसे बता दूं कि अगर भारतीय संविधान को देखें तो बहुत सारे दृष्टिकोणों से भारतीय संविधान एक अनूठा और अद्वितीय संविधान है। इसलिए इसकी कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो अन्य विश्व के देशों के संविधानों से कुछ थोड़ी सी अलग है। और आपको पता भी होगा कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधानों में से है और इस संविधान की तमाम विशेषताएं हैं जिनको आज हम देखेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, लिखा है भी भारतीय संविधान की विशेषता। तो पहली विशेषता देखते हैं। पहली विशेषता है विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। देखिए, भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। बहुत सारे देशों से इस संविधान में बहुत सारी चीजें ली गई। एक चीज यहां, जो भी चीजें मैं फैक्ट्स बताऊंगा उनको या तो अभी नोट डाउन कर लीजिएगा किसी नोटबुक पे, या फिर प्रयास कीजिएगा कि बाद में वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा आपके काम आने वाला है। जब आप भारतीय संविधान के विभिन्न ग्रहित स्रोतों को देखते हैं तो पहला स्रोत अगर आप देखें तो पहला स्रोत ही स्पष्ट रूप से आता है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में भारतीय शासन अधिनियम आया। इस भारतीय शासन अधिनियम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में, जब भारत गुलाम था, स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय एक अधिनियम दिया था। बहुत सारे अधिनियम दिए, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, वैसे ही भारत सरकार अधिनियम 1935 था। तो अगर भारतीय संविधान को देखें तो लगभग 2/3 भाग कहीं न कहीं भारतीय संविधान इस 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्रभावित है। अब विदेशी स्रोतों को देखें, अगर जो विदेशों से स्रोत लिए गए हैं तो ब्रिटेन का नाम आता है पहला, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया तो इसको लिखते जाइएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। एक तो जो संसदीय शासन व्यवस्था हमारे देश में ली गई, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में है, हमारे संविधान में, उसको ब्रिटेन से लिया गया था, क्योंकि ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है। दूसरा, विधि का शासन, अनुच्छेद 14 में विधि के शासन की बात की गई है। वह विधि के शासन को भी, रूल ऑफ लॉ को भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा विधायी प्रक्रिया, जो विधानमंडल में नियम कानून बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी ब्रिटेन से लिया गया। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जो हमारे यहाँ मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडलीय प्रणाली को, कैबिनेट की प्रणाली को भी ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। हालांकि दुनिया के तमाम देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं हैं, लेकिन भारत की जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, यह मॉडल है ब्रिटेन का। हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड के मॉडल को ही लोकसभा और राज्यसभा में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। तो तमाम चीजें ब्रिटेन से ली गई, जैसे संसदीय व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, मंत्रिमंडल की प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ये सारी चीजें ब्रिटेन से ली गई। दूसरा, अगर आप देखें तो यूएस से,
यहां मैं यूएसए लिखूंगा, यूएसए का अर्थ होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जो मूल अधिकार हमें तमाम भारतीय संविधान में जब आप आगे पढ़ेंगे तो तमाम मूल अधिकार हमें मौलिक अधिकार दिए गए। ये सारे मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था थी, यह व्यवस्था कहीं ना कहीं हमने यूएसए के संविधान यानी अमेरिका के संविधान से ली। इसके अलावा हमारे संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, उसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, जुडिशियल रिव्यू, यह भी अमेरिकी संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद, जो उपराष्ट्रपति का पद है हमारे यहां भारत में, उस उपराष्ट्रपति के पद को भी अमेरिका से लिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और उसके क्षेत्राधिकार को भी कहीं ना कहीं अमेरिकी संविधान से लिया गया, भारतीय संविधान में बताया जाता है। ये दो बड़े संविधान, ब्रिटेन और अमेरिका, इन दोनों से ये कुछ व्यवस्थाएं ली गई। ऐसे ही तीसरा स्रोत कनाडा। अब ब्रिटेन और अमेरिका से कुछ लिया गया, अब कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र यानी एकात्मकता का केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जैसे जो भारत में संघीय व्यवस्था अपनाया गया, यह संघीय व्यवस्था अमेरिका का मॉडल नहीं था, यह कनाडा का मॉडल था कि सशक्त केंद्र भी हो यानी एकात्मकता की तरफ झुकाव भी हो और दूसरी तरफ संघात्मक शासन की बात की जाती हो। यह हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जैसे देखेंगे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं, उन शक्तियों के प्रावधान को भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसके अलावा राज्यपाल का पद है, प्रदेशों में राज्य के मुखिया के रूप में राज्यपाल को देखा जाता है, उस राज्यपाल के पद को भी कनाडा से लिया गया है। अब चौथा स्रोत देखेंगे आयरलैंड का। आयरलैंड, अगर आप देखें तो सबको पता होगा कि जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं, जो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है, इसको आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में, यह भी इसी आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। साथ ही साथ इसके साथ साथ राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, यह भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यह आयरलैंड से था। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया देखिए तमाम संविधानों से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, सोवियत संघ से, तमाम जगहों से लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो सूची है, मैंने बताया था केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो जो समवर्ती सूची है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अलावा जर्मनी से, जो जर्मनी था, उस जर्मनी से आपातकाल यानी आपात उपबंध की व्यवस्था हमने भारतीय संविधान में जर्मनी से ली है। इसके अलावा फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली। तो यहां फ्रांस भी शामिल हो जाएगा, फ्रांस, साउथ अफ्रीका। यानी अगर मोटा मोटी देखें प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से, तो भारतीय संविधान में जो प्रमुख प्रावधान थे वह लगभग ब्रिटेन, अमेरिका से महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए, ज्यादातर प्रावधान लिए गए। उसके बाद कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, सोवियत संघ, जो पूर्व सोवियत संघ था, वहां से हमने मूल कर्तव्य लिया है। इसके अलावा सोवियत संघ भी है जहां से हमने मूल कर्तव्य लिया है। तो अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान जो मैंने लिखा है, विभिन्न स्रोतों से ग्रहित संविधान या लिया गया संविधान, यानी भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारे देशों को देखकर लिए गए हैं। यह इसकी पहली विशेषता थी। अब दूसरी विशेषता देखते हैं, लिखित संविधान।
लिखित एवं विशाल संविधान। अब देखिए संविधान बहुत प्रकार के होते हैं, लिखित, अलिखित संविधान, विकसित, निर्मित संविधान, लचीला, कठोर संविधान। तो ये जो लिखित संविधान है, ऐसे संविधान कुछ कहते हैं जिसका लिखित रूप से प्रलेख होता है। तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। विशाल संविधान, पता है आपको भारतीय संविधान में मैंने कल बताया था कि 395 अनुच्छेद, और जब बना था तो 8 अनुसूचियां, इस समय 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान एक लिखित और दुनिया के विशालतम संविधानों में से एक संविधान भारतीय संविधान है। तीसरी विशेषता, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको देखा जाए, बहुत आसान है ये टॉपिक। जो तीसरी विशेषता थी वह लोक प्रभुता पर आधारित संविधान। लोक प्रभुता, ये मैंने उसमें भी बताया था प्रस्तावना में, लोक प्रभुता पर आधारित, यानी जो भारतीय संविधान है ये लोक प्रभुता पर आधारित है। अर्थात भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण शक्ति है, शक्ति का केंद्र है, वह जनता है, भारतीय जनता, यानी जनता के प्रभुता पर आधारित संविधान यह भारतीय संविधान है। यह इसकी तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता, बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता, कठोर और लचीलेपन। का समन्वय। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। देखा, ये स्रोत विभिन्न देशों से लिया गया। इसकी एक विशेषता है कि यह कठोर और लचीला दोनोंपन का समन्वय है। अगर आप राजनीति विज्ञान को जानते हो तो अगर आप ब्रिटेन को देखें तो बड़ा लचीला संविधान है ब्रिटेन में। ब्रिटेन के संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री छोड़कर कुछ भी कर सकती है। वहां संविधान संशोधन की प्रक्रिया बड़ी लचीली है। दूसरी तरफ अमेरिकी संविधान और अत्यंत कठिन संविधान है, कठोर संविधान। वहां संशोधन करना बड़ा कठिन है। इतने सालों से 250 साल के करीब संविधान होने जा रहा है और आज तक बहुत कम संशोधन हुए, 20 के करीब संशोधन हो पाए, और वो भी शुरू में ही तमाम संशोधन हो चुके थे। लेकिन भारतीय संविधान जो है, यह भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन दोनों का समन्वय है। क्यों? क्योंकि यहां संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया पाई जाती है वह 3 तरह की पाई जाती है, एक साधारण, एक विशिष्ट और एक अति विशिष्ट। तो जो साधारण बातें होंगी उसमें आसानी से ब्रिटेन के संविधान की तरह, ब्रिटेन के व्यवस्था की तरह आसानी से साधारण बहुमत से परिवर्तित हो जाएगा। विशिष्ट होगा तो उसमें थोड़ा सा कठिन, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। लेकिन जब अति विशिष्ट होगा, कोई विशिष्ट मामला होगा, बहुत महत्वपूर्ण मामला होगा, तो उसमें संशोधन करना बड़ा कठिन है। कठिन प्रक्रिया अमेरिका की तरह अपनाया गया कि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से, यानी उनके विधानमंडलों के समर्थन से वह संविधान संशोधन होता है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों का समन्वय पाया जाता है। कहीं वह कठोर है तो कहीं लचीला, जबकि ब्रिटेन का संविधान लचीला है और अमेरिकी संविधान कठोर है। यह एक विशेषता हो गई। अगली विशेषता, 5वीं विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है। कहा भी जाता है, इसीलिए इसी विशेषता की वजह से कहा गया कि भारतीय संविधान केसी वियर का बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान एक अर्ध संघात्मक संविधान है। क्यों? क्योंकि अगली विशेषता इसी की ओर इंगित करती है कि एकात्मक वरन संघात्मक के तरफ झुका संविधान। एकात्मकता की तरफ झुका वरन संघात्मक संविधान। एकात्मकता की तरफ झुकाव है, एकात्मक झुकाव वरन संघात्मक संविधान।
अब देखिए, एकात्मक संविधान, नाम से ये एक आत्मा, यानी सारी शक्तियां केंद्र में हो, सारी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हो, जैसा कि ब्रिटेन में है। एकात्मकता को थोड़ा सा यहां, उसका तो एक पूरा चैप्टर है, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा, थोड़ा सा शार्ट में बताता हूं कि जहां संविधान से शक्तियां सीधे केंद्र को प्राप्त होती हैं और केंद्र चाहे तो इकाइयों को दे, यानी प्रांतों को दे, जैसे मन करे वैसे, उसको एकात्मक कहते हैं, यानी सारी शक्तियां केंद्र में होती हैं। लेकिन संघात्मक के क्या है कि संघात्मक में जो संविधान होता है, उसी संविधान से केंद्र और इकाइयां, यानी केंद्र, संघ और प्रांत दोनों को शक्तियां बांट दी जाती, इसको संघात्मक कहते हैं। तो भारतीय संविधान में संघात्मकता की व्यवस्था दी गई, लेकिन झुकाव एकात्मक है। अब यहां मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाता हूं, शायद समझ में आ जाए कि संघात्मक शासन के 5 लक्षण हैं। पहला, लिखित एवं सर्वोच्च संविधान। ब्रिटेन, अमेरिका में लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। भारत में भी लिखित और संविधान है, यह पहला लक्षण पाया गया। दूसरा लक्षण, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, तो अमेरिका में शक्तियां बांट दी गई केंद्र और राज्यों में। राज्यों ने अपने अधिकारों की गणना कर ली और शेष अधिकार संघ को दे दिए, यूएसए को, संयुक्त राज्य अमेरिका को। लेकिन भारत में जब शक्तियों का बंटवारा होता है तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र सूची में केंद्र को अधिकार प्राप्त है, राज्य सूची में राज्य को, और समवर्ती सूची में दोनों को। लेकिन अगर समवर्ती सूची के विषय पर दोनों को जिसमें अधिकार प्राप्त है क्लैश हो, तो केंद्र का कानून या नियम माना जाता है, अधिकार माना जाता है। तो भले ही दूसरे में, अगर आप दूसरा, पहला तो पूरा पाया गया, दूसरे में क्या है, दूसरे में बंटवारा, तो अमेरिका में तो स्पष्ट है बंटवारा। लेकिन भारत में क्या है, चूंकि भारत नव स्वतंत्र हुआ था, तमाम उस समय की परिस्थितियां थी, तो उनको एकीकृत राज्य स्थापित करना था। तो उन्होंने क्या किया कि बंटवारे में भी संघ के पक्ष में बंटवारा दिया। तो एक तो पूरा पहला लक्षण, लेकिन दूसरे लक्षण में आधा पाया गया। तीसरा लक्षण है दोहरी नागरिकता। अब देखिए, संघात्मक शासन के लिए आवश्यक है दोहरी नागरिकता। जैसे अमेरिका में एक नागरिकता, जैसे आप कैलिफोर्निया के निवासी हैं तो वहां की नागरिकता, वाशिंगटन के निवासी वहां की, और एक संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता। लेकिन भारत में क्या है, एकहरी नागरिकता पाई जाती है, एक नागरिकता। तो भारत में ये जो तीसरा लक्षण है बिल्कुल नहीं पाया जाता, यानी 3 में 1.5 पाया गया, 1.5 नहीं पाया गया। चौथा देखते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अमेरिका में भी स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, और वहीं से हमने लिया तो हमारे यहां भी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका पाई जाती। तो 4 में 2.5 पाया गया और 1.5 नहीं पाया गया। 5वां है द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व। अब दूसरा सदन देखिए, अमेरिका में दूसरा सदन सीनेट है, 50 राज्य हैं, सबसे बराबर प्रतिनिधि जाते हैं, 2-2 प्रतिनिधि सबसे बराबर, चाहे छोटा हो या बड़ा, बराबर हो गया 100। लेकिन हमारे यहां जो द्वितीय सदन है या जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसमें किसी राज्य से 1 और किसी से 40, तो यहां बराबर नहीं है। यानी ये जो 5 लक्षण है, इन 5 लक्षणों में देखेंगे 2.5 पाया जाता है और 2.5 नहीं पाया जाता। यानी कहीं ना कहीं भारतीय संविधान एकात्मकता की तरफ, भले ही संघात्मक संविधान है लेकिन एकात्मकता की तरफ झुका हुआ है। इसीलिए शायद केसी वियर ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ 5 विशेषताएं हुई। इसके बाद अगली विशेषता मैं बताता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है जो ब्रिटेन से लिया गया, अभी मैंने स्रोत बताया। अगली विशेषता है संसदीय शासन। संसदीय शासन, भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है भारतीय संविधान, जो कि ब्रिटेन में भी पाया जाता है। अब संसदीय शासन कहते किसे हैं, तो थोड़े से मैं बता देता हूं, बाकी डिटेल में जब कभी आप जाएंगे तो पढ़ाया जाएगा। संसदीय शासन ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे में सम्मिश्रित होते हैं। यानी जो व्यवस्थापिका के सदस्य होंगे वही कार्यपालिका के सदस्य, और
जो कार्यपालिका होगी वह व्यवस्थापिका के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी तभी तक उसकी सरकार बनी रहेगी जब तक कि निचले सदन में उसका बहुमत है। जो निचले सदन में बहुमत समाप्त हुआ, सरकार गिर गई। अब देखिए अमेरिका में क्या है, अमेरिका में संसदीय नहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। ठीक इसके उल्टा वहां व्यवस्थापिका अलग है, यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट, और कार्यपालिका क्या है, राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल। जो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल इन दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं होते, यानी दोनों अलग अलग है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का फिक्स होता है। हर लीप ईयर के नवंबर महीने के प्रथम मंगलवार को राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी 4 साल कार्यकाल फिक्स। यह अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है कि जहां व्यवस्थापिका कार्यपालिका एक दूसरे में मिक्स्ड हो, यानी हमारा व्यवस्थापिका यानी लोकसभा और राज्यसभा, मंत्रिमंडल यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो आवश्यक रूप से या तो लोकसभा के सदस्य हो या तो राज्यसभा के, यानी दोनों एक दूसरे में मिक्स है। और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल उसका फिक्स है, उसको बहुमत की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहां सरकार तभी तक है जब तक निचले सदन यानी लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। जो वैसे तो 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन अगर बहुमत खत्म हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक बार 13 दिन, एक बार 13 महीने चली और गिर गई। बहुत सारे लोगों, किसी की 20 महीने सरकार चली, किसी की कितने महीने चली, गिर गई, क्योंकि लोकसभा में बहुमत समाप्त हो। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था जैसा कि ब्रिटेन में पाया जाता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य जो होते हैं वही ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। और सभी कार्यपालिका जो होगी वो अपने सभी कार्यों के लिए निचले सदन यानी लोक सदन के प्रति, हाउस ऑफ कॉमन के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक वही मॉडल भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के रूप में अपनाया गया। अगली विशेषता, संसदीय प्रभुता के साथ, संसदीय प्रभुता के साथ, देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखिए भारत में संसदीय सर्वोच्चता भी है, प्रभुता है, और न्यायिक प्रभुता, दोनों में समन्वय है। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन इसको शॉर्ट में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आपके संविधान के 2 आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल है 368 जो कहता है कि भारतीय संविधान में भारत में संसद को किसी भी कानून में परिवर्तित करने या नए कानून बनाने का पूरा अधिकार। लेकिन वहीं अनुच्छेद 13(2) ये अलग चीज है, इसकी बात नहीं करते हैं। अनुच्छेद 13(2) की बाद में बात करेंगे। ये कहता है सर्वोच्च अधिकार है। दूसरी तरफ भारतीय संविधान का ही न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार यह कहता है कि न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह न्यायिक पुनरावलोकन के तहत कि वह व्यवस्थापिका के बनाए गए कानूनों की और कार्यपालिका के किए गए कार्यों की जांच करे। अगर वह संविधान या बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा उसके विरुद्ध पाया जाता है तो वह उसे अवैध घोषित कर सकती है। यह बेसिक स्ट्रक्चर में आया, बाद में आया। इसी को समन्वय कहते हैं। यहां संसदीय प्रभुता है, संसद को पूरा अधिकार है। केशवानंद भारती के केस में यह निर्णय दिया गया कि इसको पूरा अधिकार है कि संसद परिवर्तन करे, लेकिन संसद यहां इधर न्यायिक पुनरावलोकन में इसको अधिकार है कि वह इसके अधिकार को पलट सकती है। लेकिन संसद कोई ऐसा परिवर्तन नहीं करेगी जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करे। यानी इस अनुच्छेद 368 जो संसदीय प्रभुता की बात करता है, अनुच्छेद 137 जो न्यायिक पुनरावलोकन की, न्यायिक सर्वोच्चता की बात करता है, दोनों में आपस में इस संविधान में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। ये विशेषता थी। इसके बाद अगली विशेषता है कि भारतीय संविधान में 6-7 लिखे थे ना, ये 8वीं विशेषता। भारतीय संविधान में
मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, इन दोनों की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। अगर देखें भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है, लेकिन मुख्यतः अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक हमें मौलिक अधिकार मिले हैं। जब मैं मौलिक अधिकार का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार मिले हुए। पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार था जिसे बाद में हटा दिया गया, उसे विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विधिवत भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। इसी के साथ साथ संविधान के भाग 4 क यानी अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्य मूल संविधान में बताए गए थे। बाद में 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो 14 से कम वर्ष के आय के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा माता पिता का कर्तव्य है कि वो उन्हें उपलब्ध कराए। यानी अगर देखें तो 51 क में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। यानी भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि यहां मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों की व्यवस्था संविधान में ही कर दी गई है। इसके साथ साथ अगली विशेषता नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो मौलिक अधिकार समाप्त होता है, भाग 3 35 अनुच्छेद पे समाप्त होता है, 36 से भाग 4 शुरू होता है और 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। अब यह है क्या नीति निर्देशक तत्व? तो यहां आशा की गई है संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में कि जो शासन सत्ता शासन चलाएगी वह अनुच्छेद 36 से 51 तक के जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को देखकर प्रयास करेगी कि उनका इंप्लीमेंट्स करे। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के लिए जो कानून बनाए जाएंगे उनमें इन निर्देशक इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल का ध्यान रखकर कानून बनाए जाएंगे, नियम कानून लाए जाएंगे। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। यह एक विशेषता है। अगली विशेषता पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता। देखिए मैंने बताया था कल संविधान की प्रस्तावना में कि प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्ष कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। लेकिन भारतीय संविधान जो मूल संविधान बना उसमें यह पंथ निरपेक्षता पहले से ही शामिल थी। अगर आप मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखें तो उस अधिकार में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि हमारा जो संविधान है वह पंथ निरपेक्ष है। यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और न राज्य किसी व्यक्ति को किसी धर्म को मानने के लिए फोर्स करेगा, न किसी के पक्ष में कार्य करेगा, न किसी के विरुद्ध कोई कार्य करेगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन व्यक्ति अपने अपने धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। यह एक विशेषता थी। इसके अलावा एक विशेषता और बताई जाती है 11 नंबर, इसको मैं बता भी चुका हूं फिर भी दोहरा देता हूं कि स्वतंत्र न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। हमारे यहां एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपने अधिकारों की रक्षा की बात कर सकता है। और यह एक स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। यह सरकारों को
रिट जारी करके या किसी भी व्यक्ति को जिसने आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया उसको रोक सकता है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। इसके साथ साथ मार्बरी बनाम मेडिसन केस में न्यायाधीश मार्शल के निर्णय जो अमेरिका में लिया गया उसको अपनाया गया भारतीय संविधान में, और जो जुडिशियल रिव्यू अमेरिका में है उसी जुडिशियल रिव्यू को न्यायिक पुनरावलोकन को हमारे भारतीय संविधान में भी स्थान दिया गया और कहा गया कि न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि वह व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की वैधानिकता की जांच करे। अगर वह किसी भी तरह असंवैधानिक पाया जाता है तो वह उसे निरस्त या शून्य घोषित कर सकती है। यानी भारतीय संविधान की एक विशेषता कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था पाई जाती है, यह विशेषता महत्वपूर्ण है। अगली विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऐसे इसको सुन लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी पूरे भारत में हर उस नागरिक को जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उसको मताधिकार का अधिकार भारतीय संविधान देता है। यानी भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी उन नागरिकों को, भारत के नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह अगर अपना नाम चाहे तो निर्वाचक नामावली में डलवा ले और वह फिर भारतीय निर्वाचन में भाग लेने के अधिकारी हो जाते हैं। यानी सबको अधिकार प्राप्त है और सबके मत का मूल्य एक है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आदमी है उसका मत, एक मत का मतलब 10 मत नहीं, सब बराबर है, सबके मत का मूल्य। यानी सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, जो भी वयस्क है, पहले वयस्कता की उम्र 21 वर्ष मानी जाती थी, अब इस समय 18 वर्ष कर दी गई, परिवर्तित राजीव गांधी सरकार में परिवर्तित की गई कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिया है वह निर्वाचक नामावली में अपना नाम डलवा सकता है और भारत का एक वयस्क मताधिकार बन सकता है। एक विशेषता यह है। एक विशेषता है एकल नागरिकता। मैंने बताया भी था अभी संघात्मक शासन बताते हुए कि जहां संघात्मक शासन पाया जाता है वहां डुअल नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता। जैसे अमेरिका में, अब बस बेटा अब संविधान की विशेषताएं लगभग खत्म हो चुकी है, बहुत आसान है भारतीय संविधान, और जो जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को बेसिक रूप में पढ़ा होगा उनके लिए तो और आसान है, और कम से कम हर भारतीय नागरिक को हमारे संविधान की विशेषता जाननी चाहिए। तो एकल नागरिकता, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता है आपकी, भारत की नागरिकता, भारतीय संघ की नागरिकता। जबकि अमेरिका में क्या है, वाशिंगटन की नागरिकता एक अलग है, कैलिफोर्निया का है वहां की नागरिकता अलग है, न्यूयॉर्क की नागरिकता अलग है, और एक सबकी अलग अलग एक नागरिकता अमेरिका की होती है। यानी एक संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक और एक अपने जिस राज्य के निवासी। लेकिन यहां क्या है, यहां उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, इनकी नागरिकताएं नहीं है, एक नागरिकता है, सभी भारतीयों की एक नागरिकता, भारतीय संघ की नागरिकता। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान की एक विशेषता एकल नागरिकता पाई जाती है। एक विशेषता है आपातकाल की व्यवस्था, आपातकाल का उपबंध, आपातकाल का प्रावधान। जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा वहां कि 3 तरह के आपातकाल भारत में बात की गई। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रांतों या राज्यों में आपातकाल, और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। किन किन परिस्थितियों में यह आपातकाल लगता है, जब मैं राष्ट्रपति के संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियां पढ़ाऊंगा तो वहां डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इस दौरान, इस आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां संसद में यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित हो जाती हैं, सब सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित रहती हैं, और इस आपातकाल के दौरान सारा आदेश निर्देश उसका पालन करना पड़ता है। 3 तरह के आपातकाल हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, एक अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रांतों में राज्य आपातकाल, और एक अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। यह 3 तरह की आपातकालीन व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। अगली विशेषता त्रिस्तरीय सरकार। देखिए बहुत महत्वपूर्ण था, त्रिस्तरीय सरकार।
यानी भारतीय संविधान में 3 स्तर, अगर आप देखें तो भले ही बाद में पंचायती राज आया, लेकिन शुरू में बस केंद्र और राज्य, ये 2 सरकारें थी। लेकिन सब पंचायती राज व्यवस्था भारत में आई। अब 3 तरह की त्रिस्तरीय सरकारें, केंद्र की सरकार, संघ की सरकार जो पूरे भारत की सरकार है, एक प्रांतों की सरकार, राज्यों की, जैसे उत्तर प्रदेश की अलग, बिहार की अलग, दिल्ली की अलग, बंगाल की अलग, और एक सरकार है पंचायतों की सरकार, पंचायत यानी स्थानीय स्वशासन की सरकार, यानी ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पे जिला पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में की गई है। यानी कि अगर देखा जाए तो त्रिस्तरीय सरकार भारतीय संविधान में है, एक केंद्र स्तर की सरकार, एक प्रांत स्तर की सरकार और तीसरी स्थानीय स्वशासन। गांव में है तो गांव का, नगरों में है तो नगर पालिका, महानगर में है महानगर पालिका, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, इन सब की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में की गई है। अब विशेषताएं तो बहुत है मित्रों, लेकिन एक अंतिम विशेषता यहां मैं बता के इस वीडियो को समाप्त करूंगा, इस चैप्टर को। समाजवादी, इसको मैंने आपको प्रस्तावना में भी बताया था। भारतीय संविधान में समाजवादी व्यवस्था की बात की गई है, इसीलिए शायद नीति निर्देशक तत्वों में एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की बात की गई है और इस नीति निर्देशक तत्वों में कल्पना की गई है कि सरकारें एक समाजवादी व्यवस्था स्थापित करें। वास्तव में समाजवाद का अर्थ है क्या? समाजवाद का अर्थ भारतीय नागरिकों में कोई असमानता न हो, किसी व्यक्ति विशेष का शासन हो, पूरे समाज का शासन हो। ऐसा नहीं कि कोई वर्ग खा खा के मरे, कोई वर्ग खाने बिना मरे। आय और वितरण समान रूप से सभी नागरिकों को उपलब्ध कराए जाए, यानी भारतीय संविधान में समाजवादी व्यवस्था लाई गई। इसी समाजवादी व्यवस्था के तहत प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, बहुत सारे राष्ट्रीय निजी कंपनियों को राष्ट्रीय कंपनियों में परिवर्तित किया गया ताकि वह सारी संपदा पूरे देश की संपदा बन सके। यानी वितरण, आय और वितरण के साधन पर किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष का नियंत्रण हो, बल्कि पूरे समाज का नियंत्रण हो। तो भारत में भारतीय संविधान में इस समाजवादी व्यवस्था की बात की गई। बाद में इसको प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि चूंकि बहुत आसान है भारतीय संविधान की व्यवस्था, बहुत छोटे में आप लोगों को इस भारतीय संविधान की विशेषताएं मैंने बताया, लेकिन वास्तव में ये जितनी विशेषताएं पढ़ी आपने, सबको एक एक पार्ट में कर कर आपको अभी पढ़ना है आगे डिटेल में। इसलिए मैंने यहाँ बहुत संक्षिप्त में इन विशेषताओं को बताया। जो यूजी के स्टूडेंट होंगे, पीजी के स्टूडेंट होंगे, उनके सिलेबस में, एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, या और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।